वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत ने सदियों तक मातृभूमि, संस्कृति और आजादी के लिए संघर्ष किया है। गुलामी की कसक, आजादी की ललक इस देश ने सदियों तक कभी छोड़ी नहीं। भारत की आज़ादी के लिए पूरे देश ने लंबी लड़ाई लड़ी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जिससे जैसे संभव हुआ वो वैसे ही आज़ादी की जंग में शामिल हुआ। आज़ादी की इस लड़ाई में उत्तराखंड के भी कई जांबाज थे, जिनमें से कई तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए और कुछ गुमनाम रहे। उत्तराखंड पर देश को आज़ाद कराने का खुमार कितना था वो आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ के युवा अपने घावों पर नमक रगड़ा करते थे, सिर्फ इसलिए कि जब अंग्रेज पकड़े तो वो उनके अत्याचार को सह सकें। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो उत्तराखंड के हर गांव, हर घर में उत्सव मनाया गया। राज्य के कई बड़े होटलों ने मुफ्त में दावत दी। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के उन देशभक्तों के बारे में जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया। इनमें कुछ वो हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे और कुछ वो हैं जिनका त्याग आप तक पहुंचा नहीं है। पेश है आपके लिए आज़ादी की जंग में उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोगों के लिए आज़ादी मानो डूबते सूरज जैसी थी, जिसके अंधकार में कभी गोरखाओं ने तो कभी अंग्रेज़ों ने अपने मंसूबे रोशन किए। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी 1815 में आई। इससे पहले यहाँ गोरखाओं का शासन था। माना यह भी जाता है कि गोरखाओं के यहाँ बढ़ते अत्याचारों की वजह से ही अंग्रेज़ों का ध्यान इस तरफ गया और फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ भी अपने राज को बढ़ा लिया। पहले गोरखा तो फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ गुलामी का अंधेरा फैलाया और इस अंधेरे में आज़ादी की पहली लौ जलाई 1857 की क्रांति ने। उत्तराखंड के क्रांतिकारी किताब में जिक्र मिलता है कि भले ही 1857 की क्रांति का पहाड़ों में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन काली कुमाऊं में कालू महारा क्रांति की शुरुआत कर चुके थे। 1831 में चंपावत के बिसुम गांव में जन्मे कालू महारा को अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने एक संदेश भिजवाया। इस संदेश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की बात कही गई थी, जिसे देख कालू महारा ने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन का गठन किया। बद्रीदत्त पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में बताते हैं कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह की ओर से कालू महारा को लिखे गए गुप्त पत्र में लिखा था कि कुमाऊं के लोग क्रांति में सम्मिलित होंगे तो उन्हें जितना धन मांगा जाएगा दिया जाएगा। वाजिद अली ने कहा कि कुमाऊं प्रदेश पर कुमाऊं के लोगों का शासन रहेगा और मैदानी प्रदेश पर नवाब का। इस पर हामी भरते हुए कालू महारा ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोहा घाट में अंग्रेजों के बैरकों पर आग लगा दी। इससे कुमाऊं में विद्रोह का माहौल बन गया और तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर रैमजे की दिक्कतें बढ़ गईं। रैमजे को जब कालू महारा के इस घटनाक्रम की खबर लगी तो उसने तुरंत चंपावत में एक सैन्य टुकड़ी भेजी। बताया जाता है कि इस सैन्य टुकड़ी ने कालू महारा के विश्वास पात्र खुशहाल सिंह को हरा दिया और अनेकों क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। भारी क्षति झेलने के बावजूद कालू महारा फिर अटैक करने को तैयार थे। उन्होंने प्लान बनाया कि वो नैनीताल में अंग्रेजों की बैरकों और उनके रहने के ठिकानों को जला डालेंगे। इसके लिए प्लान बनाया गया कि बैलों के सींगों पर मशालें बांधकर हमला किया जाएगा, लेकिन ये प्लान एग्जीक्यूट हो पाता उससे पहले इसकी खबर अंग्रेजों को लग गई और कालू महारा पकड़े गए। कालू महारा उत्तराखंड के पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी की ललक उत्तराखंड में जगाई।
कालू महारा अंग्रेजों को मात देने में कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन उनके प्रयासों से कुमाऊं में आजादी की ललक जरूर जग गई थी। कालू महारा और उनके साथियों की गुस्ताखी से अंग्रेज नाराज हो गए थे। उन्होंने पहाड़ के लोगों पर यातनाएं और बढ़ा दी और अंग्रेजों के राज में कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल में कूली बेगार, कूली उतार और कूली बर्दाश्त जैसी कुप्रथाएं व्याप्त थी। गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने का काम किया कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे ने। 15 फरवरी 1882 को हरिद्वार के कनखल में जन्मे बद्रीदत्त पांडे ने पहले अपनी लेखनी से और बाद में कूली बेगार जैसी कुप्रथा खत्म करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जनवरी 1921 मकरेणी का दिन था। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में एक विशाल जनसमूह बागेश्वर में एकत्रित हुआ। सरयू नदी की एक तरफ 40,000 से ज्यादा लोग थे, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर डायबिल, 21 अंग्रेज और 50,000 से ज्यादा भारतीय पुलिस जवान बंदूक ताने खड़े थे। बद्रीदत्त पांडे ने डायबिल को ललकारते हुए कहा, कमिश्नर साहब, कितनी गोलियां चलाओगे तुम? चलाओ, पर समझ लो कि जनता की ये चट्टान नहीं टूटेगी। तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी। यहाँ 40,000 बहादुर लोग हैं, ये सब लाशों के ढेर हो जाएंगे, लेकिन इनमें से एक भी पीछे नहीं हटेगा। बद्रीदत्त पांडे की ये हुंकार सुनकर डायबिल पीछे हट गया और इस ऐतिहासिक दिन को कूली बेगार की प्रथा खत्म कर दी गई। मालगुजारों ने रजिस्टर सरयू नदी में बहाकर इसे खत्म करने का ऐलान किया। बद्रीदत्त पांडे आज़ादी की लड़ाई में कई बार जेल भी गए और भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 1920 का ये एक ऐतिहासिक दशक था जिसमें पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह और आंदोलन में शामिल रहा। ये एक ऐसा वक्त था जब जेल जाने को लोग उपलब्धि से कम नहीं समझते थे। कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल के युवा जेल जाने की तैयारी कुछ अलग ही ढंग से करते थे। युवाओं में देश के लिए इतना प्रेम और आज़ादी का इतना जुनून था कि पहले अपने शरीर में घाव लगवाते थे और फिर उन्हीं ताज़ा घावों पर नमक डलवाते थे, और जब बर्फ पड़ती तो उसमें शरीर पर कम से कम कपड़ों में सोने का अभ्यास करते। युवा ये सब इसलिए करते थे ताकि जब वो जेल जाएं और अंग्रेज उन पर यातनाएं करें तो उन यातनाओं का उनके शरीर पर कोई असर ना हो। यही जोश था जिसकी वजह से 1930 आते आते अंग्रेज समझ गए थे कि अब उनका भारत में ज़्यादा टिकना मुश्किल है। इसी बीच 26 जनवरी 1930 को भारत के अधिकतर हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जगह जगह आज़ादी का प्रतीक झंडा फहराया गया और इसी दौरान 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च की शुरुआत हुई। उत्तराखंड के लोगों ने इस आंदोलन का भागीदार बनने के लिए खुद नमक बनाया और फिर नमक कर को चुनौती दी। इसी बीच महात्मा गांधी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ उत्तराखंड आए। गांधी जी को देखने के लिए हजारों की भीड़ जम गई और इसी भीड़ में खड़ी थी बिश्नी देवी शाह। जेल न समझो बिरादर जेल जाने के लिए, ये कृष्ण मंदिर है प्रसाद पाने के लिए। जेल को कृष्ण मंदिर समझने वाली बिश्नी देवी शाह दूसरी महिलाओं को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने को प्रोत्साहित करती थीं। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी से प्रेरित होकर 19 साल की बिश्नी देवी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। वो स्वतंत्रता सेनानियों के गुप्त संदेश पहुंचाने का भी काम करती थी और इसी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन बिश्नी देवी फिर बाहर आई और उन्होंने आज़ादी की अपनी लड़ाई को जारी रखा। यहाँ बिश्नी देवी शाह जैसे कई लोग आज़ादी की लड़ाई में हर संभव कदम उठा रहे थे, तो वहीं दांडी मार्च भी काफी सफल हुआ था। दांडी मार्च की सफलता से अंग्रेजों को बड़ा घाव लगा था और दूसरी तरफ इसी दौरान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिए जाने से पूरा देश उबाल पर था। गढ़वाल राइफल्स के चंद्र सिंह गढ़वाली भी इसमें शामिल थे। अंग्रेजों के बनिस्बत तैनात गढ़वाल राइफल्स के बीच देशभक्ति की लहर दौड़ चुकी थी। इस बीच 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में पठानों की एक रैली होनी थी। इस रैली से पहले अंग्रेजों ने गढ़वाली सैनिकों को मुसलमान
मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। सैनिकों से कहा गया कि मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर सैनिकों को उन पर गोली चलानी पड़ेगी। राहुल सांकृत्यायन की लिखी चंद्र सिंह गढ़वाली किताब में खुद गढ़वाली घटनाक्रम का जिक्र करते हुए बताते हैं कि पेशावर के किस्सा खानी बाजार में पठानों का जुलूस प्रदर्शन चल रहा था। गढ़वाली सैनिकों ने जुलूस को चारों ओर से घेर लिया था। अंग्रेज अफसर ने पहले पठानों को धमकी दी कि भाग जाओ वरना गोली मार दी जाएगी, लेकिन पठान टस से मस न हुए। गुस्सैल अंग्रेज कप्तान रिकेल ने आदेश दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर। इस आदेश के तुरंत बाद चंद्र सिंह गढ़वाली की आवाज गूंजी, सीज फायर। ये शब्द सुनते ही सभी सैनिकों ने अपनी बंदूकें जमीन पर रख दी और चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा, हम यहाँ अपने देश की सेवा करने आए हैं, हम किसी के इशारों पर चलकर अपने भाई बंधुओं पर गोली नहीं चलाएंगे। चंद्र सिंह गढ़वाली और दूसरे सैनिकों को इस जुर्रत के लिए कड़ी सजा दी गई। सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया और इन सब को जेल भेज दिया गया। चंद्र सिंह गढ़वाली के इस कदम की पूरी देश में चर्चा हुई और हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। पेशावर कांड के बाद देश में विरोध आंदोलन बढ़ने लगे। आज़ादी का सूरज अब नज़दीक था और इस सूरज की कुछ किरणों ने 1940 के दशक में अपनी रोशनी डालनी शुरू कर दी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत की आज़ादी को लगभग पक्का कर दिया था। इस आंदोलन में कई क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया और इन्हीं में से एक थे श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन जो एक साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, एक अंग्रेज़ों के खिलाफ और दूसरी टिहरी रियासत की गुलामी के खिलाफ। श्रीदेव सुमन ने देश की आज़ादी के साथ ही टिहरी रियासत को आज़ाद करने के लिए भी कठिन प्रयास किए, लेकिन आखिरकार 85 दिन के आमरण अनशन के बाद श्रीदेव सुमन का निधन हो गया। श्रीदेव सुमन का निधन होने के बाद टिहरी रियासत में भी आज़ादी की लड़ाई तेज हो चुकी थी। टिहरी में लोग अब भी आज़ादी का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी से आज़ाद हो चुका था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जब लाल किले की प्राचीर पर देश के आज़ाद होने का उत्सव मनाया जा रहा था, तब उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में भी इसकी चमक बिखरी थी। जगह जगह रैलियां निकाली जा रही थी। देहरादून, मसूरी के कई बड़े बड़े होटलों में मुफ्त दावत दी जा रही थी और हर तरफ लोग खुशी से नाच और गा रहे थे। आज़ादी के इस उजाले में जहां एक तरफ पूरा देश और उत्तराखंड जश्न में डूबा था, वहीं टिहरी समेत कई रियासतों के लोग अभी भी इस जश्न से दूर थे। हालांकि देश की आज़ादी के बाद टिहरी के लोगों में भी जोश बढ़ा और यहां आज़ाद पंचायत का गठन कर टिहरी पर लोगों ने कब्जा कर लिया और अंततः 1 अगस्त 1949 को टिहरी को भारत में मिला दिया गया और इस तरह देश की आज़ादी के साथ टिहरी के लोग भी आज़ाद हो गए। इस रिपोर्ट में हम कुछ ही क्रांतिकारियों के बारे में आपको बता पाए, लेकिन देश के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों की संख्या अनगिनत है। पहाड़ का पहाड़ सा जीवन होने के बावजूद यहाँ के लोग देश की आज़ादी की लड़ाई में कूदे और इनमें से कई नाम काफ़ी फेमस हुए तो कई चेहरे गुमनाम ही रहे। घुघुती की टीम उत्तराखंड ही नहीं, देश के उन सभी क्रांतिकारियों को नमन और वंदन करती है जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं और 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जय हिंद। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है। तू ही दिल, तू जान, अम्मा माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम।